पीरे कामिल, हुमैरा अहमद का खूबसूरत नावल ऑडियो में। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस बात का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने ऐसे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश मेरे लिए बहुत अहम है। जिसने सर झटकते हुए कहा। दोनों ऑडिटोरियम के अगले हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज इनका 8वां दिन था और इस वक्त वह दोनों अपने फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अगले हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने इससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा ही सवाल किया था। पहले मैंने पूछा है तो तुम्हें पहले मुझे जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो। इमामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई, एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो। इसने कहा, क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी में मुझे बहुत छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए ना इंसान को दुनिया में। और फिर इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊँगी तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। इसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा, अच्छा और? जवेरिया ने कहा, और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि जब भी पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा, आखिर ये मेरे मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मेरिट पर तो हर सूरत में आऊँगी। मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ तो तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? कैसे भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? अब की बार इमामा सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेख्तियार हंसी। अभी कुछ देर पहले तो तुम ये कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो। अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओ। यहाँ फिर तुम ज़िंदा रहकर क्या करोगी? सारे प्लान्स मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देंगी। तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं।
तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या फिर तिबई मौत? झवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तिबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर नहीं सकती। हिमामा ने लापरवाही से कहा, अगर तुम्हें तिबई मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब नहीं, मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकूंगी। वो यकीन से बोली, तुम जिस कदर खुश मिजाज हो मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकती। तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो, रो रो के मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक्स फनी। झवेरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। तुम अब मेरी बात छोड़ो और अपनी करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूँ, बताओ ना। तुम्हें बुरा लगेगा, झवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? झवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, झवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस कदर कतरे उलझे हुए लहजे में, कतरे उलझे हुए अंदाज में पूछा, कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक ही याद आया था। झवेरिया हंसती। नहीं, ज़िंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फ़लसफ़ियाने अंदाज में कहा। पहेलियाँ बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात तुम पर सुनने पर तुम पूरी तरह नाराज़ होगी। बेहतर है कि हम कुछ और बात करें। झवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक़ मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज़ से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। झवेरिया ने सर हिला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बता दो झवेरिया, प्लीज़। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है। इसने मिन्नत की थी। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। कुछ देर खामोशी के बाद झवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन में, मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा। झवेरिया ने कदरे चौंक कर इसे देखा और वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। झवेरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम, झवेरिया ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। वह शौक दी या हैरत ज़दा झवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि झवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाज़े के बरअक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बुरा मानोगी। झवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर इसे देखती रही। मोइज़ हल्के बल चलता हुआ दर्द से दोहरा हो गया और इसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। इसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता खून साफ़ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट एक बार फिर पूरी कुव्वत से मोइज़ की टांग पर दे मारा। मोइज़ की हल्क से एक बार फिर से चीख निकली और वह इस बार सीधा हो गया।
कुछ बेयकीनी के आलम में इसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो बग़ैर किसी लिहाज और मुरव्वत के इस रैकेट से पीट रहा था जो मोइज़ इसे कुछ देर पहले पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था। मोइज़ और इसके ताल्लुकात हमेशा ही खुशगवार रहे थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ और दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे। गाड़ी से उतरते हुए इसके छोटे भाई ने बड़ी दरिश्ती के साथ पीछे डिक्की से इस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मोइज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मोइज़ के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मोइज़ बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो इत्मीनान से बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइज़ के चिल्लाने पर इसने पलट कर इसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मोइज़ के जैसे तन बदन में आग लग गई हो। वो तेज़ कदमों से इसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मोइज़ एक बार फिर धाड़ा। इसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ दोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा यह हरकत करोगे। मोइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। इसने मोइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया और मोइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने ज़मीन पर पड़ा अपना और भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतज़ार किए बगैर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से मोइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन इसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो कि इसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद इसके हलक से कोई आवाज़ ही निकली थी। इसने मोइज़ की टाई खींचते हुए इसका गला दबाने की कोशिश की। मोइज़ ने जवाब बनने इसकी शर्ट का कॉलर से खींचा। उसे शर्ट से फटने की आवाज़ आई। इसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट पे मुक्का मारा और इसके भाई के हाथ से इसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूँ। मोइज़ ने इसे गालियाँ देते हुए लाउंज के कोने में पड़े एक रैकेट को उठा लिया। अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट इसके भाई के हाथ में था। इसे पूरी कुव्वत घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मोइज़ के पेट पर मारा कि वो संभल या खुद को बचा नहीं सका। इसने यके बार दीगरे इसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आया। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। इसके देखते ही छोटे भाई ने उसे उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हुए? इसकी नज़र अब इसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, इसने बड़ी टाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पे पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुक कर इसने मोइज़ से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मोइज़ को इश्तियाल आया, और तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई है। मोइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ कुछ देर पहले खड़ा था। मिसिस समांथा रिचर्ड ने दूसरी रो में खड़ी खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर ही बैठते हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वह इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़वक्तन वो बाहर से नज़रें हटाता और एक नज़र मिसिस समांथा को देखता और इसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग इनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में इनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सफारतखाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रही। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसिस मेरिन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें इस लड़की पर मरकूज़ रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया।
क्लास में एकदम खामोशी छा गई। इस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा रिचर्ड से इसकी नज़रें मिली। मिसेस समांथा रिचर्ड मुस्कुराई। एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर रखी, जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। इसके बाद मिसेस समांथा रिचर्ड ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज़ कर ली। इनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका होगा और दोबारा बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जा देखा। वो अब की बार बोलते बोलते खामोश हो गया और बिला तवक्कुफ़ इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर इनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा रिचर्ड मुस्कुराई नहीं, बल्कि कदरे संजीदगी से इसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़की को देखा तो वह एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार गैर महसूस तरीके तौर पर इनके चेहरे पर कुछ नाराज़गी भी नमूदार हुई और वो कुछ झुंझुलाते हुए खामोश हुई। इनकी खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़रें हटाकर इनकी तरफ देखा। इस बार इस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थी। एक नज़र मिसेस समांथा रिचर्ड को नागवारी से देखकर एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज इस कदर तौहीन अमेज़ था कि मिसेस समांथा रिचर्ड का चेहरा सुर्ख हो गया। सलार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा था। नथिंग, यक लफ्ज़ी जवाब आया। वो अब चुपती हुई नज़रों से इन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, इसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड यकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर तुम यहाँ आओ, ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यह के बाद दीगर लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते देखा। वो लड़का अफसर नज़रों के साथ समांथा रिचर्ड को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज़ कदमों के साथ इसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 27 सेकंड के बाद इसने मार्कर पर कैप लगाकर इसे मेज़ पर इसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में मिसेस समांथा रिचर्ड ने उछाला था, और मिसेस समांथा रिचर्ड की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस समांथा रिचर्ड ने इसे मारकर उछालते हुए अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आले में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाई जाने वाली इस एबल डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे, और वो इनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ से होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर इस लड़के को देखा और फिर वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से हिमामा की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? हिमामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपने हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। हिमामा इसकी जानिब पुश किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। मामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। वो इसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की थी। कहीं बुखार तो नहीं है? इसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार नहीं है? फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम जाओ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुमसे। वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर इसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही इसने दरवाजे पर फिर से लॉक कर दिया। बेड पर औंधे मुँह लेट कर इसने तकिए पर मुँह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूज़िक शो देखने में मसरूफ़ था, जबकि ताइबा ने अंदर झांका। बेयकीनी में उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराज़गी के आलम में अंदर चली आई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। इसने टीवी से नज़र नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ? फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? ताइबा ने इसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? इस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरों में किताबों के साथ उनके दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ बेहुदा बेशो देखने के सामने।
ना कि इस बेहुदा शो को देखने के लिए। तैयबा ने डांटा, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, आप सामने से हट जाएं। इसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाके पढ़ो। तैयबा ने इसी तरह खड़े खड़े से कहा, ना मैं यहाँ से उठूँगा ना मैं अंदर जाकर पढ़ूँगा। मेरी स्टडीज़ और पेपर मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती तो स्टडीज़ की, तो इस वक्त तुम यहाँ ना बैठे होते। स्टेप असाइड इसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीज़ी के साथ हाथ के इशारे से कहा, आज तुम्हारे पापा आ जाए, मैं इनसे बात करती हूँ। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूँ मुझे जितनी तैयारी करनी थी मैंने कर ली, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारी सालाना इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम लहजे को नरम करते हुए कहा, मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं, मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए 3rd क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्ज़ाम हो रहे हैं, फन पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए स्टडीज़ पे। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। व्हाट आर रबिश। वो बात करते हुए गुस्से में सोफे से उठ खड़ा हुआ और हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट इसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खिफ़्फ़त के आलम में इस कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फ़िलोमिना फ्रांस ने अपने कमरे में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने से अभी 10 मिनट बाकी हैं। हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक पकड़े तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी सांस नज़र डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत को इनकी परेशानी और इसराब का इजहार हो रहा था और फ्रांस के लिए ये एक बहुत मनूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे सालार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ़िलोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए इसे मैक पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया और 30 मिनट के बाद उसे पेपर इनसे ले लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा और इसके खड़े होते ही हॉल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट ने सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ़िलोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फ़िलोमिना फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था, वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा, मैं दे चुका हूँ। वो अगर इसे एक बार भी पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रख कर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। इन्हें याद नहीं था कभी इसने इनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो और वे तस्लीम करती थी कि इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर्स पर नज़र डालते हुए कहा, मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो इनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कराया। आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं यह पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूँ। नहीं, मेरा ख्याल है 150 की उम्र में भी तुम ये पेपर 10 मिनट में ही करोगे। इस बार वो हंसा वापस मुड़ गया। फ़िलोमिना फ्रांस ने एक नज़र इसके पेपर के सफ़ात को उलट-पलट करके देखा। एक सरसरी सी नज़र भी इन्हें यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इसके पेपर में कितने नंबर गवाएगा। 0। सुलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर लेते हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे देने के लिए। किसको तोहफ़ा देना है? लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है, इसके लिए ख़रीदना है। कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूँगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाउंज में फिर मुझे 2 पैकेट मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं नहीं भिजवाऊंगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई। इन्हें हैरानी हुई, ये क्या घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले ही मामा की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, इन्हें और इनके शौहर हाशिम को। तब वो अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी। हाशिम इनसे ज़्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया। वो दोनों अब इसकी तरफ मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। ख़ास तौर पर असजद से इसकी निस्बत तय करके वो जानती थी कि मामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को भी
असदत को कोई भी पसंद कर सकता था, वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती कि असदत से निस्बत तय होने पर वो बहुत खुश हुई थी। असदत और इसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्फ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा इन्हें लगता था जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी नहीं रही। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, पर वक्त भी कहाँ है इसके पास। सलमा हमेशा ख़ुद को तसल्ली दे लेती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी और बड़ी दोनों बेटियों को वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी। जबकि वो दो बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा यह कि संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। इन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए इतना ही अच्छा है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए मामा से नज़रें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती थी इनकी नज़रें इसी तरह मरकूज़ रहती थी। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया, जो भी काम इसके ज़िम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। इन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गई। ये न्यू ईयर नाइट थी और नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटों से अपने मोटरसाइकिल पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ था। इनमें से चंद एक अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगाम दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे। वहाँ मुख्तलिफ लड़कियों पर आवाज़ें कसते रहे। अपनी बाइक पर सवार अब मुख्तलिफ सड़कों पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायर क्रैकर्स भी मौजूद थे जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन चला रहे थे। पौने 12 पर वो जिम खाने में मौजूद थे। पौने 12 बजे वो जिम खाने में मौजूद थे जहां पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां इन लोगों की थी जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों में के पास इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुँचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों के बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने वाले लाइट्स ऑन होना थी और इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाने की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो चुका था और वहाँ मौजूद लोग किसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साला वो लड़का 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल थी। 12 बजे में 10 सेकेंड से रह जाने पर लाइट्स ऑफ होगी। ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकेंड्स गिनने वालों की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहकों और चीखों में बदल गई थी। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूज़िक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के बाहर पार्की में आ गया जहाँ बहुत से लड़के अपनी गाड़ियों के साथ हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ वहाँ पर मौजूद एक लड़का गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बैनर का एक भरा हुआ कैन निकाला बियर का भरा हुआ एक कैन निकाला और पूरी ताकत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंडो स्क्रीन चूर चूर हो गई और वह लड़का इत्मीनान के साथ अपने दाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान की वीडियोस गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सलाल लाउंज के सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ था। ठीक आधे घंटे बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रखी और फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे हुए वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है।
कामरान ने बेजारी से कहा, अच्छा मुझे दिखाओ। इसने सोफ़े से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा, पहले 20 सेकंड में ही सालार इसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था, वो सालार के सामने एक बचकाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नज़रें जमाना मुश्किल था।